नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गुमराह युवा वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं को माफी नहीं, न्याय चाहिए। दूसरी तरफ भारत सरकार ने साफ कर दिया कि शेख हसीना का कार्यक्रम निजी है और उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की रिहाई के बाद डीएमके और मुख्यमंत्री विजय आमने सामने आ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से चीनी तोपों की तैनाती की खबरों पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। गुमराह युवा वाले बयान पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा छात्रों को न्याय चाहिए। शेख हसीना के कार्यक्रम से भारत सरकार की दूरी, कहा निजी आयोजकों का है कार्यक्रम। उदयनिधि की रिहाई, स्टालिन का विजय पर निशाना, अहंकार ही विनाश का कारण। पाक सीमा पर चीनी तोपों की तैनाती पर बोला भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। ट्रंप के नए टैरिफ नियमों को अमेरिका के 25 राज्यों ने अदालत में दी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुमराह युवाओं को माफ कर दिया वाले बयान पर अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं को माफ करने का अधिकार प्रधानमंत्री को किसने दिया। उन्होंने कहा कि युवा कोई अपराधी नहीं है, बल्कि अपने हक और बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं। एआईएडीएमके नेता वाइको के संसदीय जीवन पर लिखी किताब वाइको इन पार्लियामेंट के विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उनके मुताबिक छात्र सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि वो निष्पक्ष परीक्षाएं, पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें माफ करने वाले आखिर वो होते कौन हैं? उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वो भारत के भविष्य को माफ करें? उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को दया नहीं, बल्कि न्याय और अवसर चाहिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों की सोच देश की विविधता के खिलाफ है। राहुल ने कहा कि भारत अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों का देश है और इसकी यही सबसे बड़ी ताकत है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 अगस्त को होने वाले प्रस्तावित सार्वजनिक कार्यक्रम से खुद को अलग बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये एक निजी मीडिया संस्था का आयोजन है और सरकार का इससे कोई भी संबंध नहीं है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में रखे जाने वाले विचार भारत सरकार के नहीं माने जाएंगे। भारत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश ने भारत से अनुरोध किया था कि उसकी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश की राजनीति से जुड़े कार्यक्रमों के लिए न होने दिया जाए। शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं और इस कार्यक्रम में वो वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगी। इसी दौरान विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आउटरीच सत्र के लिए भारत आने का निमंत्रण भेजा गया है। वहीं भारत ने पीओके में हुए चुनावों को भी ढोंग बताते हुए पाकिस्तान की आलोचना की। तमिलनाडु में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की रिहाई के बाद डीएमके ने मुख्यमंत्री विजय और उनकी पार्टी टीवीके पर तीखा हमला बोला। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि अहंकार विनाश का कारण बनता है और लगातार अहंकार उसे और तेज कर देता है। उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी के करीब 4 घंटे बाद पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपने बयान को अश्लील मानने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार कावेरी जल विवाद और मेघदातु बांध जैसे अहम मुद्दों पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्हें निशाना बना रही है। एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले उदयनिधि की गिरफ्तारी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश थी। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर चुनावी वादे पूरे न करने और आलोचकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। भारत ने पाकिस्तान की ओर से सीमा के पास चीनी SH-15 हॉवित्जर तोपों की तैनाती की खबरों पर सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और सेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद हर हाल में बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी क्षमता दिखाई थी और जरूरत पड़ने पर फिर से उसी तरह जवाब देने में सक्षम है। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से सटे इलाकों में करीब 250 चीनी SH-15 हॉवित्जर तोपें तैनात करी हैं। इनकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है। वहीं भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में हुए चुनावों को भी ढोंग बताया और कहा कि पाकिस्तान वहां जनता की आवाज को दबा रहा है। भारत ने दोहराया कि वो सीमा की हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। जैनजी तक पहुंचने की तैयारी, भागवत पर सीजेपी का तंज। खड़गे की मोदी शाह से अपील, सदन में आने के लिए कहा।
E20 पेट्रोल नीति के विरोध में आम आदमी पार्टी का पीएम आवास मार्च रोका गया। ट्रंप के नए टैरिफ पर अमेरिका में कानूनी जंग शुरू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेन ज़ी और जेन अल्फा के छात्रों से बातचीत करने के ऐलान पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि देश के युवाओं की ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि नेताओं को उनकी बात सुननी और उनसे बात करनी पड़ रही है। अभिजीत दीपके ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं के दबाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देर रात तक सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब मोहन भागवत भी जेन ज़ी से बात करना चाहते हैं। उनके मुताबिक देर से ही सही, लेकिन अब उन्हें ये समझ आ गया है कि जेन ज़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही देश का भविष्य है। हालांकि दीपके ने यह भी कहा कि सिर्फ युवाओं से बात करने से काम नहीं चलेगा। उनका कहना था कि जो लोग आज जेन ज़ी से संवाद करना चाहते हैं उनकी उम्र 70-80 साल है। ऐसे में युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि राजनीति में अपनी उम्र के नए युवा चेहरे की भी जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि मेरी विनती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए। अगर वो नहीं आते हैं तो इसका मतलब या तो वो इस पर मुद्दे पर जवाब देने से बच रहे हैं या फिर सदन में उपस्थित ना होकर संसद का अपमान कर रहे हैं। सुनिए खड़गे ने आगे क्या कहा। कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे, और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं, और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा सर, क्या वजह की? नहीं, वो आप लोग ही जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं आए। E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे आम आदमी पार्टी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी नेता धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि आज हमने E20 के विरोध में जनता की 2 लाख से ज्यादा पिटीशंस लेकर मोदी जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी की पुलिस ने हमें रोक दिया। हमने सभी पिटीशंस मोदी जी को भेज दी हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, हमें अपनी ताकत दिखाने से क्या होगा, आप यही हिम्मत ट्रंप को दिखाइए और देश पर E20 थोपना बंद करिए, वरना देश फिर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। राज्यों का कहना है कि ये फैसला मनमाना, बिना ठोस आधार का और कानून के खिलाफ है। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई में ब्रिटेन, चीन, यूरोपीय संघ समेत करीब 60 देशों से आने वाले सामान पर 10 से 12.5% तक नया टैरिफ लगाया था। सरकार का कहना है कि कई देश जबरन मजदूरी यानी कि फोर्स्ड लेबर से बने सामान के निर्यात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए अमेरिकी कंपनियों की सुरक्षा के लिए ये कदम जरूरी है। व्हाइट हाउस ने भी इस फैसले का बचाव किया है, वहीं चीन, ब्राजील और जापान ने इसका विरोध किया। अब सभी की नजर अमेरिकी अदालत के फैसले पर है। अगर अदालत राज्यों के पक्ष में फैसला देती है तो टैरिफ पर रोक लग सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.